दोस्तों बहुत बार आपने साइबर अटैक के बारे में सुना होगा या हो सकता है आप में से भी किसी ना किसी के ऊपर कभी ना कभी साइबर अटैक जो है वो हुआ हो। देखने को मिला है हाल ही दिनों में कि जो इंडिया के मिनिस्टर्स हैं या फिर मैं किसी और कंट्री के मिनिस्टर्स की भी बात करूं तो उनके भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें हैक किया गया है। ऐसे में इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब डील करता है साइबर सिक्योरिटी के साथ। आज इस लेक्चर में हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसी के साथ देखेंगे जब हम व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करते हैं कोई भी मैसेज, तो आपने जरूर देखा होगा ऊपर एनक्रिप्शन के ऊपर कुछ लिखा गया होता है कि फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ये जो आप मैसेजेस सेंड कर रहे हो दे आर एनक्रिप्टेड। तो ये सब क्या बोलता है, क्या मीनिंग है इन सब का, यही सब आज इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं हम। दोस्तों आप सब देख रहे हैं विंग्स एक उड़ान, आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से कुछ स्टूडेंट जरूर पूछेंगे कि सर ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो मैं आपको क्लियर एंड कट बता दूं कि आपका जो सिलेबस है यहाँ पे जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं इसके अलावा भी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती है। रीजन बीइंग कंप्यूटर अवेयरनेस 30 मार्क्स का ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोला गया है और 30 नंबर का कंप्यूटर्स जो है ये अपने आप में पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस है, कुछ भी इसके अराउंड पूछा जाता है। और ये भी जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी, ये जो आपका एक टॉपिक वहाँ मेंशन्ड है एंटीवायरस और लेटेस्ट जो एंटीवायरस है या वायरस के बारे में बात की हुई है, तो वो सब चीज़ें जो है वो पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी समझना जरूरी है। जो वायरस, लेटेस्ट एंटीवायरस की बात की गई है आपके सिलेबस में, वो सब साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ वही चीजें, वो जो टॉपिक्स मेंशन्ड है वही पढ़ने हैं, तो कम है, बहुत कम है। मैं आपको बता रहा हूं कहीं पर भी आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मेमोरी का जिक्र नहीं किया गया। कंप्यूटर मेमोरी, जो रैम रोम के बारे में आप बात करते हो, तो ऐसे में आप खुद बताओ 30 मार्क्स का कंप्यूटर है, तो और कंप्यूटर के बारे में क्या वो मेमोरी के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपको जब ये 30 नंबर का कंप्यूटर रेडी करना है तो कंप्यूटर के बारे में हर वो चीज, हर वो जानकारी आपको होनी चाहिए जो कोई भी एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। आप चैलेंज नहीं कर सकते हो JKSSB को या किसी भी रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी को। 30 नंबर है, बहुत मायने रखते हैं, इसलिए कंप्यूटर अवेयरनेस आपको पूरा आना चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। ऐसे में मेरी कोशिश रहेगी एक दो वीडियो के बाद जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो जो है वो बताऊँ, आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आने वाले समय पे हम करने वाले हैं, मतलब रिमेनिंग टॉपिक्स कौन से हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो सबसे पहले बात आती है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, देखिए रीड करते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम और डाटा फ्रॉम द साइबर अटैक्स। कहने का मतलब है कि साइबर सिक्योरिटी तो जो है ये बेसिकली प्रोटेक्शन है, ये बचाव करना किसका, जो इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम है। यहां से बात आती है कि अगर आपके कंप्यूटर्स जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है तो उनके ऊपर साइबर अटैक्स होने की संभावना बहुत कम है। तो साइबर अटैक्स बेसिकली किसके ऊपर किए जाते हैं या किस पे होते हैं? ऐसे कंप्यूटर्स जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट किए गए होते हैं, क्योंकि वो एक मीडियम मिलता है, वो एक रास्ता मिलता है हैकर्स को, साइबर अटैकर्स को, कि वो आपके इंटरनेट के जरिए आपके कंप्यूटर के ऊपर अटैक कर सके। तो इट मीन्स साइबर सिक्योरिटी क्या हो गई फिर? प्रोटेक्शन करना, बचाव करना। किसका? सिंपल कंप्यूटर्स की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम के साथ। चाहे वो आपका हार्डवेयर हो, हार्डवेयर का मीनिंग क्या हो गया? आपका माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है, इन सब का भी बचाव करना है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या हो गया? आप कोई भी एप्लीकेशन अगर यूज करते हो, आप अगर कोई बैंकिंग एप्लीकेशंस यूज करते हो, ट्रांजैक्शंस करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, या फिर आप कोई सिंपल भी फेसबुक यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ भी यूज कर रहे हो, ये क्या है? ये एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्स हैं। तो ऐसे में इन सब को भी बचाना जो है वो साइबर सिक्योरिटी है। एंड प्रोग्राम और डाटा, प्रोग्राम और डाटा की मीनिंग क्या हो गया कि आपके इंटरनेट, आपके कंप्यूटर में आपका डाटा है। डाटा मीन्स आपके पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, या इसके अलावा भी आपने अपने कंप्यूटर में काफ़ी डाटा जो है उसे स्टोर करके रखा है, जो सेंसिटिव डाटा है, जो आप चाहते हो कि कहीं लीक ना हो। तो उन सबको भी बचाना, उन सबको भी प्रोटेक्ट करना, वो क्या हो गया? साइबर सिक्योरिटी। तो आई होप साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको ये चीज़ें क्लियर हो।
साइबर सिक्योरिटी को कंप्यूटर सिक्योरिटी भी बोला जाता है, उसी के साथ आईटी सिक्योरिटी भी बोला जाता है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। आईटी क्यों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। देखो साइबर सिक्योरिटी जो है, अगर मैं इसे ब्रेक करूं, दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है साइबर और दूसरा आता है सिक्योरिटी। साइबर का मीनिंग क्या हो गया? देखो आप बचपन से सुनते आ रहे थे, आज के समय पे तो हमारे पास मोबाइल है, जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा साइबर कैफे में जाने की, फिर भी कोई फॉर्म वगैरह फिल करना हो हम जाते हैं। बचपन में हम सुनते आ रहे हैं कि मम्मा पापा को या अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि भाई मैंने साइबर कैफे जाना है। साइबर कैफे का मीनिंग क्या है? वहां पे आपको पता है सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं, कंप्यूटर्स के साथ इंटरनेट की जरूरत होती है आपको। तो साइबर का मीनिंग क्या हो गया? कंप्यूटर सिस्टम जिसके ऊपर आप इंटरनेट यूज करते हो। नेटवर्क वही हो गया इंटरनेट। अब इंटरनेट जो है ये वायर्ड भी हो सकता है, ये वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड इंटरनेट का मतलब क्या हो गया? जैसे लैन होता है, ईथरनेट होता है, वायरिंग की गई होती है और नेट यूज करते हो। अब हालांकि आज के समय पे वो बहुत कम देखने को मिलता है, बट अगर मैं बात करूं दूसरा कौन सा हो गया? लैन, जो लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया होता है साइबर कैफे में, सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए होते हैं इंटरनेट के जरिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और साइबर में आपका प्रोग्राम या डाटा भी आ जाता है। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिस्टम की सिक्योरिटी करना, आपके कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी करना, बचाना उसको, नेटवर्क की सिक्योरिटी करना, आपके इंटरनेट जो है उसको भी बचाना कि उस इंटरनेट के जरिए कोई हैकर, कोई अटैकर आपके कंप्यूटर के ऊपर अटैक ना कर सके। फिर प्रोग्राम और डाटा सिक्योरिटी और आपके डाटा या प्रोग्राम को भी बचाना, ये तो मैं बात ऊपर भी कर चुका हूं। तो आई होप आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में ये जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके हों। तो अभी तक हमने ये समझा कि साइबर सिक्योरिटी का मीनिंग ये है कि हमारा कोई भी डाटा या कंप्यूटर सिस्टम है उसको बचाना है। बट जरूरत क्यों पड़ी? क्या नीड थी साइबर सिक्योरिटी की? क्या कारण है कि हमें साइबर सिक्योरिटी को लाना पड़ा? तो वो देखिए, पहला मैंने आपको बताया, टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डाटा। प्राइवेट डाटा का मीनिंग क्या हो गया? ऐसा डाटा जो आपका खुद का है, प्राइवेट है। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की थी, डेबिट कार्ड का नंबर सेव्ड है, सीवीवी नंबर सेव्ड है, या उसके अलावा भी आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स है, प्राइवेट वीडियोस है। प्राइवेट मींस जो आपकी खुद की है, जो आप चाहते नहीं किसी को शेयर करना सिवाय उन लोगों के जो कि आपके फ्रेंड्स है, वहां तक पहुंचाना चाहते हो। और वो सब चीजें जो है वो प्राइवेट डाटा में आ गई। ठीक, तो अगर आप उसको बचाना चाहते हो तो फिर साइबर सिक्योरिटी की जरूरत तो है ना। उसी के साथ प्रोटेक्ट करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो गया? देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो रिसर्च करते हैं, उनके पेटेंट्स होते हैं, उनके रिसर्च पेपर्स होते हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते कि उनका जो मटेरियल है वो कहीं पे लीक हो, क्योंकि अगर लीक हो गया तो फिर वही बात आ गई, जैसे मूवीज आने से पहले अगर लीक हो जाए तो फिर नुकसान होता है उनके प्रोड्यूसर को। तो अगर हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारा डाटा है, हमने कॉपीराइट या पेटेंट लिया हुआ है और वो ऐसे में लीक हो जाए तो हमारा नुकसान हो चुका। तो ऐसे में उसे भी बचाना है। फिर टू प्रोटेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डाटा, तो ये तो मैंने अभी बताया आपको। आप किसी एप्लीकेशन के जरिए आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आपका डेबिट कार्ड का नंबर जो है वो सेव्ड है, पासवर्ड सेव है, सीवीवी नंबर सेव है, तो इनको बचाना भी बहुत जरूरी है। वरना होगा क्या? आपके ऊपर साइबर अटैक होगा। और आने वाले समय पे ये साइबर अटैक्स बहुत बढ़ने वाले हैं। और अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि OLX पे कितने फ्रॉड्स चल रहे हैं, फोन पे ऐप के ऊपर कितने फ्रॉड्स चल रहे हैं। तो बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। इन सबसे बचने के लिए OTP भी क्रिएट किया गया, वन टाइम पासवर्ड। तो वो आगे हम पढ़ेंगे OTP वगैरह क्या होता है, बट अभी फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं जरूरत क्यों पड़ी। उसी के साथ टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या हो गया? क्योंकि क्या कंप्यूटर सिर्फ हम ही यूज कर रहे हैं? ऐसा नहीं है ना, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी तो कंप्यूटर्स को यूज कर रहा है। तो ऐसे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो एक एंड से, एक आर्मी स्टेशन से, मिलिट्री स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उनका जो भी डाटा है उसको बचाना बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा? हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है। ऐसे में जो मिलिटेंट्स हैं, ऐसे में जो लोग हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो इस डाटा को रिट्रीव करेंगे या डाटा को इंटरप्रेट करके कुछ ना कुछ आगे आने वाले समय पे हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो इट मींस क्या हो गया? हमारी नेशनल सिक्योरिटी को बचाना भी बहुत जरूरी है। उसी के साथ ग्लोबल इकोनॉमी को बचाना। ग्लोबल इकोनॉमी का मीनिंग क्या हो गया? बेसिकली ये जो अर्थव्यवस्था है, तो अब हिंदी में आई थिंक यही बोलते हैं। तो क्योंकि अगर आप सब डाटा को बचाओगे तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी जो है किसी हद तक प्रोटेक्ट हो सकती है। नहीं तो होगा क्या? ये जो रुपी है, डॉलर्स है, इनमें इतना उतार चढ़ाव आएगा क्योंकि
जो हैकर्स है वो सब चीजें चोरी कर रहे हैं, रेट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे चीजों के, उससे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत खतरा पड़ सकता है। और इसी के साथ टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा, देखो कुछ डाटा तो ऐसा होता है हमारे कंप्यूटर्स में जो अगर लीक भी हो जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत सा डाटा ऐसा होता है जो सेंसिटिव होता है, हम नहीं चाहते वो लीक हो और फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो सेंसिटिव डाटा को जो प्रोटेक्ट करना है उसके लिए भी साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी जरूरत पड़ गई। तो आई होप ये जो नीड थी साइबर सिक्योरिटी की ये आप सबको क्लियर हो चुकी हो। दोस्तों आइए देखते हैं कि जो हिस्ट्री है साइबर सिक्योरिटी की वो कहां से शुरू होती है। हिस्ट्री का मीनिंग क्या हो गया कि ये सारी चीजें कहां से शुरुआत हुई कि हमें साइबर सिक्योरिटी को लाना पड़ा। ये जो अटैक्स है, चाहे वो वायरस के अटैक्स हो, चाहे वो जो हैकर्स है उनके अटैक्स हो, ये कहां से शुरू हुए देखते हैं। पहला 1969 में एक प्रोफेसर थे यूसीएलए के, यूसीएलए का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि लॉस एंजल्स में है। उन्होंने एक मैसेज भेजा स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। वो मैसेज था क्या, मैसेज वो भेजना चाहते थे लॉगिन, बट जैसे ही वो मैसेज लॉगिन भेजना चाहते थे एलओ लिखने के बाद उनका सिस्टम क्रैश हो गया और सिर्फ एलओ जो ये एक आपको वर्ड दिख रहा है यही आगे जाके रिसीव हुआ। तो ऐसे में हुआ क्या, उनके सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई अटैक हुआ जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश हुआ। तो ये पहला एक ऐसा इंस्टेंस था जहां से ये अटैक्स की शुरुआत हुई। कब हुई, 1969 में। इसी के साथ 1971 में बॉब थॉमस ने क्या किया, क्रिएट किया पहला वायरस जिसका नाम क्या था, क्रीपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बार पूछा गया है कि पहला वायरस जो है वो हमारी कंट्री, कहीं पे भी पहला वायरस जो है वो कौन सा आया था, तो वो था क्रीपर। किसने क्रिएट किया था, बॉब थॉमस ने। किस साल में, 1971 में। और ये वायरस जिस भी कंप्यूटर सिस्टम में जाता था वहां एक मैसेज जो है वो फ्लैश करता था, और मैसेज क्या होता था, कैच मी इफ यू कैन। जस्ट उन्होंने नॉर्मली एक वायरस क्रिएट किया और वो आगे जाके अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा था, मतलब रिक्रिएट कर रहा था। और कंप्यूटर्स में आप कोई काम कर रहे हो और आपके सामने एक मैसेज फ्लैश करने शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम होती है ना, दिस इज वायरस। क्या मैसेज था, कैच मी इफ यू कैन। तो हुआ क्या, 2-3 साल के बाद इस वायरस का एंटीवायरस क्रिएट किया गया जिसका नाम था रीपर, और फिर इस वायरस से निजात पाई गई। फिर 1986 में रशियंस ने यूज किया साइबर पावर को एज वेपन्स, हथियार के तौर पे। अब रशिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिसके पास साइबर पावर बहुत ज्यादा है, वो चाहे किसी भी कंट्री के डिफेंस सिस्टम में साइबर ये जो सिक्योरिटी है उसको ब्रेक करके उनकी इंफॉर्मेशन को निकाल सकती है। रशिया में इतनी पावर है क्योंकि वो साइबर पावर बन चुकी है इस समय। 1988 में क्या हुआ, अमेरिकन साइंटिस्ट से उन्होंने क्रिएट किया एक प्रोग्राम चेक करने के लिए कि पूरी दुनिया में इंटरनेट का साइज कितना है, कि कितने कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, या साइज कितना, कितने लोग इसे यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ। और ये भी बेसिकली क्या हो गया, क्योंकि चेक करने के लिए हर एक कंप्यूटर सिस्टम में जाना था, इंटरनेट का यूज करना, तो ये वायरस की तरह काम किया। तो दोस्तों ये सब थी क्या हिस्ट्री, किसकी, ये हिस्ट्री थी साइबर सिक्योरिटी की, या आप बोल सकते हो ये हिस्ट्री थी जहां से साइबर सिक्योरिटी को हमें पता चला जरूरत है। यहां से शुरुआत हुई थी बेसिकली ये वायरस की, अटैक्स की या हैकिंग की। तो आइए दोस्तों अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कंपोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, और यू कैन से दैट गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के मेन गोल्स क्या हैं, किन चीजों को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, या बोल सकते हैं हम किन चीजों के ऊपर वो वर्क करता है, क्या उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो देखिए, आप अगर कुछ अच्छी बुक्स को यूज करोगे, जो कि ये मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की बात नहीं कर रहा, जो जिन्होंने हाई लेवल इसमें आप बोल सकते हो पीएचडी वगैरह की हो कंप्यूटर्स में, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स या गोल्स के लिए बोला जाता है CIA। ये 3 कंपोनेंट्स या ये 3 गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CIA का मीनिंग क्या हो गया, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, C तो इसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। I फॉर इंटीग्रिटी एंड A फॉर अवेलेबिलिटी। ये 3 जो कंपोनेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोल्स माने जाते हैं किसके, साइबर सिक्योरिटी के। तो आइए देखते हैं जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये क्या होता है। तो दोस्तों यहां क्या लिखा है, इट इंश्योर्स दैट डाटा इज नॉट एसेस्ड बाय एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन। मीनिंग क्या हो गया, आपने बहुत सारी गवर्नमेंट फाइल्स पे देखा होगा लिखा होता है डाटा इज कॉन्फिडेंशियल। ऐसे में इसका मतलब क्या है, यही कि डाटा किसी भी सेंडर ने कोई टेक्स्ट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फाइल जो है वो पहुंचाई है या पहुंचाना चाहता है किसी रिसीवर तक, डेस्टिनेशन तक, तो ऐसे में बीच में वो जो डाटा है ना, वो कोई और अनऑथोराइज्ड पर्सन जिसको हक नहीं दिया हमने, वो उसको चेक नहीं कर सकता, वो उसको देख नहीं सकता,
वो उसे एसेस नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है इट मींस आपका डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। आपने सेंडर ने जो डाटा उसे सेंड किया और वो सिर्फ रिसीवर तक पहुंच रहा है, बीच में कोई भी उसके साथ छिड़कानी नहीं कर सकता, उसे एसेस नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि आवर डाटा इज कॉन्फिडेंशियल। और ये कॉन्फिडेंशियल का मतलब ही क्या होता है कि अपने तक रखना बोलते हैं ना, तो वही बात होगी, सेंडर और रिसीवर तक ही ये डाटा होना चाहिए, बीच में किसी के अनऑथोराइज्ड पर्सन को एसेस नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक कंपोनेंट है साइबर सिक्योरिटी का। इसी के साथ दूसरा मैंने आपको बताया इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मीनिंग क्या है कि सेंडर ने कुछ डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन है या फाइल्स है, वो रिसीवर तक पहुंचानी है और रिसीवर तक पहुंचने से पहले वो किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। और वो अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को मिलती है तो ऐसे में वो उसको क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो विदाउट मॉडिफिकेशन, बिना किसी मॉडिफिकेशन के बिट बाय बिट ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। मीन सेंडर ने जो इंफॉर्मेशन भेजी सेम डिट्टो वही इंफॉर्मेशन रिसीवर तक मिलनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे हमारा डाटा इंटीग्रिटी जो है वो यहां पे है, अवेलेबल है। जो बिट सेंडर भेज रहा है, बिट में समझते हो आप, मैंने बताया था पहले भी, ये जो 0-1 होते हैं सबसे छोटा जो मेमोरी यूनिट होता है। तो जो इंफॉर्मेशन आपके सेंडर ने भेजी सेम टू सेम इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचनी चाहिए और ऐसे में बीच में कोई भी किसी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर किसी तक पहुंची उसे मॉडिफाई कर सकता है, तो विदाउट मॉडिफिकेशन ये सब डाटा ट्रांसफर होना चाहिए। दिस इज डाटा इंटेग्रिटी। देखो बोल भी रहा है ये, इट एंश्योर्स दैट जो इंफॉर्मेशन है वो अल्टर नहीं होनी चाहिए किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा इस तरीके से कि वो डिटेक्ट ही ना कर पाए ऑथराइज्ड यूजर्स। क्योंकि होता क्या है कि अगर मैंने कोई डाटा भेजा, मैं सेंडर हूं, मैंने रिसीवर तक कोई डाटा भेजा और रास्ते में मेरे डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो गई, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को वो डाटा मिला, तो वो कर क्या सकता है, उसकी मॉडिफिकेशन कर भी सकता है और चाहे तो ना भी करे। बट अगर तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है और उसको वो एक मौका मिल गया मॉडिफिकेशन करने का, तो उसमें क्या होगा, हम मॉडिफिकेशन करने के बाद सेम डाटा जो मैंने भेजा वो नहीं मिला, उसे कुछ और मिल गया, उससे डाटा की इंटीग्रिटी भी खत्म हो चुकी। और तीसरा आ गया क्या, अवेलेबिलिटी। देखो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या बोलता है कि डिनायल ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए। DOS, डिनायल ऑफ सर्विस मतलब जो चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं, मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट के ऊपर आपका पासवर्ड या जो भी आपने लॉगिन वगैरह किया है, तो वो वेबसाइट आपके लिए अवेलेबल है, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए क्योंकि आप एक ऑथराइज्ड पर्सन हो। या यहां पे क्या बोल रहा है, ये इंश्योर करता है सिस्टम सही से काम करे, प्रॉम्प्टली काम करे और सर्विस जो है वो डिनाई ना की जाए ऑथराइज्ड यूजर्स को। आप अगर अपने कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आप एक ऑथराइज्ड यूजर हो, तो ऐसे में ऐसा ना हो कि आपको डिनायल ऑफ सर्विस मिल जाए, मतलब कंप्यूटर आपको डिनाई करे यूज करने से। आपके लिए वो अवेलेबल होना चाहिए बिकॉज वो आपका कंप्यूटर है। तो ऐसे में जो भी डाटा उस कंप्यूटर के अंदर है वो आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए बिकॉज यू आर ऑथराइज्ड यूजर। समझ रहे हो ये बात? तो ये अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे साइबर सिक्योरिटी के, बट इसी के साथ मैंने 2-3 कंपोनेंट्स और भी लिखे हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। 4th वन कौन सा आ गया, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑथेंटिकेट करना, चेक करना, वेरीफाई करना आइडेंटिटी को। मतलब मैं फेसबुक यूज कर रहा हूं, फेसबुक में मैंने अपना पासवर्ड डाला, अपना ईमेल आईडी जो है वो डाला, और अगर मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी, पता चल चुका ये मेरा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये ऑथेंटिकेशन होना। प्रोसेस है वेरीफाई करने का आइडेंटिटी। अगर मैंने गलत पासवर्ड डाला है, गलत ईमेल आईडी डाली इनमें से, तो होगा क्या, मेरी ऑथेंटिकेशन फेल हो गई। ऐसे में मैं वो जो आईडी है वो यूज नहीं कर पाऊंगा। ये होता है ऑथेंटिकेशन। मतलब हर समय पे ये ऑथेंटिकेशन हम यूज कर ही रहे हैं। ये इंश्योर करता है कि यूजर्स आर द पर्संस दे क्लेम टू बी। मतलब ऑथेंटिकेशन से हमें पता चल जाएगा, अगर मैं बोल रहा हूं ये आईडी मेरी है, तो इट मींस ये इंश्योर हो जाएगा, अगर ऑथेंटिकेशन हो जाती है तो ये आईडी मेरी ही है, मैं इसे यूज कर सकता हूं। तो इसे बोलेंगे ऑथेंटिकेशन। मैं यूजर हूं और मैंने इंश्योर कर दिया कि मैं वही इंसान हूं जिसकी ये आईडी है, जिसका ये पासवर्ड है। देन बात आती है एसेस कंट्रोल की। देखो ये इंश्योर करता है कि यूजर जो है वो एसेस कर सकता है वही रिसोर्सेज जो उनको एलो किए गए एसेस करना। एसेस का कंट्रोल मींस क्या हो गया कि अगर मुझे एलो किया गया है कि मैं कोई 2-3 वेबसाइट्स यूज कर सकता हूं, उसमें पासवर्ड वगैरह मैंने डाला है, लॉगिन आईडी लॉगिन किया हुआ है, तो मैं वही यूज कर सकता हूं, कुछ और नहीं। कुछ और अगर मुझे यूज करना है, मुझे उसके लिए भी एसेस मिलना चाहिए। या ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर के जरिए, जैसे आपने देखा होगा साइबर कैफे में एक मेन कंप्यूटर होता है सर्वर, उसके साथ बाकी कंप्यूटर्स भी अटैच होते हैं,
तो बाकी कंप्यूटर्स ने एक्सेस दिया है उस सर्वर को कि जो भी डॉक्यूमेंट्स बाकी कंप्यूटर्स में है वो मेन जो सर्वर है वहाँ से आप चेक कर सकते हो। बहुत बार आपने देखा है, आप अगर साइबर कैफे गए हो तो आप जिस सिस्टम में बैठते हो, कोई फाइल डाउनलोड करते हो, आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, आप ऑनर को बोलते हो साइबर कैफे वाले के कि भैया ये वाला प्रिंट आउट निकालिएगा, तो ऐसे में वो आपसे पूछता है कि आपने किस फोल्डर में उसे डाला, हालांकि वो अपने सिस्टम में बैठा है, आप अपने सिस्टम में बैठे हो। ये चीज़ें होती है ना, तो ये सब एक्सेस दिया गया है बाकी कंप्यूटर्स का उस सर्वर कंप्यूटर पे। नेक्स्ट पे आता है दोस्तों नॉन रेप्यूडिएशन। नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब कि जो ओरिजिनेटर्स हैं मैसेज के, जिन्होंने मैसेज भेजा है, वो डिनाई ना करे कि वो सेंडर नहीं है मैसेज के। मतलब अगर मैंने किसी को कोई मैसेज सेंड किया और ऐसे में किसी ने वो मैसेज रिसीव किया, बाद में मैं ये नहीं बोल सकता यार ये मैसेज मैंने नहीं किया भेजा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो नॉन रेप्यूटेशन खत्म हो गई वहां। तो ये सब कंपोनेंट्स है साइबर सिक्योरिटी के, इनके ऊपर साइबर सिक्योरिटी जो है वो काम करती है। तो आई होप ये कंपोनेंट्स किसी हद तक आपको क्लियर हुए हो। एक रिवीजन जरूर देंगे, पहले दे दें, पहले ये आगे पढ़ते हैं फिर देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है क्रिप्टोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग क्या हो गया? मान लीजिए एक सेंडर है, ये एक पर्सन है ए और ये एक पर्सन आ गया बी। ए ने बी को मैसेज भेजा है, मान लीजिए हेलो विवेक। ए ने बी को मैसेज क्या भेजा? हेलो विवेक। अब ऐसे में ए चाहता है कि ये सारा जो भी उसका डाटा बी तक पहुंच रहा है वो सिर्फ बी को ही पहुंचना चाहिए। रास्ते में वो डाटा जो है वो कोई और रिट्रीव ना कर पाए, रास्ते में डाटा कोई और रीड ना कर पाए, किसी और को पता ना चले कि इसने क्या भेजा है। तो इस चीज को अगर आप चाहते हो ऐसा करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। ये एक साइंस है हिडन इंफॉर्मेशन को पहुंचाने की। इट इज अ साइंस ऑफ राइटिंग द इंफॉर्मेशन इन अ सीक्रेट और ए हिडन फॉर्म। बहुत पुराना तरीका है ये। तो ऐसे में होगा क्या? आपने हेलो विवेक भेजा, ठीक है, मैं वापस से यहां पे भी लिख देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। यहां देखें, आपने मैसेज क्या किया था? हेलो विवेक। बट मैसेज क्या हुआ? एनक्रिप्ट हुआ। एनक्रिप्ट मींस कि दूसरी फॉर्म में चेंज हुआ और मैसेज आगे गया 1010। और जब मैसेज बी तक पहुंचा तो वापस उसको क्या मिल रहा है? उसको वही मिल रहा है हेलो विवेक। क्यों? क्योंकि यहां तक तो 1010 पहुंचा होगा, बट बी ने इससे क्या किया? डिक्रिप्ट। अब ऐसे में ये सब चीजें हैं क्या, मैं वो बताने जा रहा हूं। देखिए इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि रास्ते में देखो, मैंने तो हेलो विवेक भेजा, बीच में वो 1010 हो गया और उस जहां तक पहुंचाना चाहता था उसे भी हेलो विवेक मिला, बट रास्ते में ये क्या बना था? 1010। तो किसी भी और बंदे को जो बाहर हैकर्स बैठे हुए हैं या जो चाहते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, रीड करना, चेंजेस लाना, उनको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने उसे सेंड क्या किया, क्योंकि मैंने तो 1010 यहां से भेजा है जो उसको दिख रहा होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। ये मैंने क्या किया? अपने डाटा को हाइड कर दिया। किसके पीछे? 1010 के पीछे। पीछे मींस कि इसका मीनिंग है हेलो विवेक। समझ रहे हो आप ये बात? और ये जो बी है यहां पर ये डाटा वापस से हेलो विवेक में क्रिएट हो जाएगा। आप बोल सकते हो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस से हमारा डाटा जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। जो डाटा ट्रांसमिशन में होता है वो भी, और जो भी डाटा आपकी डिस्क में स्टोर होता है वो भी। अब इन सब चीजों को ध्यान से समझते हैं क्या क्या बोला जाता है। देखो, जो डाटा ओरिजिनल डाटा में सेंड कर रहा हूं, जो ओरिजिनल डाटा मैं सेंड कर रहा हूं, इसे बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट। ये चीज क्लियर हो गई? तो देखो प्लेन टेक्स्ट का मीनिंग क्या हो गया? ये ओरिजिनल मैसेज है जो कि एक इनपुट है। क्लियर? अब होता क्या है? हेलो विवेक का बिट बाय बिट ट्रांसफर करना या बिट बाय बिट ट्रांसफॉर्मेशन करना, हेलो विवेक से 1010 बनाना, इस पूरे को बोला जाता है सिफर। सिफर का मीनिंग क्या हो गया? ये बिट बाय बिट या करैक्टर बाय करैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है विदाउट रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ द मैसेज। मतलब 1010 ये मायने नहीं रखता कि हेलो विवेक, देखो 1010 को कोई मीनिंग थोड़ी ना है, बट फिर भी इसने क्या किया? चेंज किया। इस चेंज, ये जो चेंज करना है बिट बाय बिट, इसे सिफर बोला जाता है। और दोस्तों ये जो चेंज करने को तो हम सिफर बोलते हैं, बट इस टेक्स्ट को चेंज करने के बाद जो टेक्स्ट हमारे पास आया इसे हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? सिफर टेक्स्ट। ठीक है? और वो प्रोसेस
अब समझिएगा ध्यान से, वो प्रोसेस जिसमें इस प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसे हम बोलते हैं एनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? एनक्रिप्शन। ये देखो यहां लिखा भी है, एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू सिफर टेक्स्ट। और जब ये मैसेज 1010 यहां पहुंचा होगा, इसको वापस भी तो हेलो विवेक में लाना है हमने, तो इट मींस इसकी डिक्रिप्शन भी तो करनी है। तो वही हो गया प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिफर टू प्लेन टेक्स्ट। इस सिफर को प्लेन टेक्स्ट में लाना, उसे हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं इसकी ओर देता हूं। मान लीजिए आपने किसी को कोई लेटर भेजनी है, मान लो लव लेटर भेजनी है आपने अपनी फ्रेंड को, किसी को भी, और आप चाहते हो वो लव लेटर जो है वो सिर्फ उस तक पहुंचे, रास्ते में किसी को इन्फॉर्मेशन ना मिले, किसी को पता ना चले आपने क्या लिखा है उस लेटर के अंदर। तो होगा क्या? होगा ये, आपकी ये कंप्यूटर लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, पूरी लव लेटर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसी और टेक्स्ट में। ऐसे में जो लव लेटर में ओरिजिनल वर्ड्स होंगे उसको बोला जाएगा प्लेन टेक्स्ट। कन्वर्ट करने के बाद जो वर्ड्स आएंगे उसे बोला जाएगा सिफर टेक्स्ट। कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोला जाता है एनक्रिप्शन। और जब वो प्रोसेस करने के बाद सिफर टेक्स्ट आपके लवर तक पहुंचता है, वो वापस उसको उसी भाषा में मिलना चाहिए जिस भाषा में आपने भेजा, तो उसको क्या बोला जाता है? डिक्रिप्शन। और ऐसे में व्हाट्सएप में भी इसका यूज किया होता है। एनक्रिप्शन का बहुत लंबा प्रोसेस है ये कंपनीज इसमें कीज का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी की होती है, सेकेंडरी की होती है, हालांकि वो आपको यहां पे समझने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये सब चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था वो किसी हद तक आपको पता चली हो। क्रिप्टोग्राफी का आई होप अभी पता चल गया कि कुछ भी अगर आप किसी को भेजना चाहते हो वो किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, ताकि बाहर से जो अटैक करने वाले उन्हें समझ ना आए कि ये क्या लिखा हुआ है, और फिर वो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, वहां से वापस कन्वर्जन होगी। तो ये सब क्वेश्चंस थे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका जो कंटिन्यूइंग लेक्चर होगा, जहां पे हम किसी हद तक वायरस के जो भी सोर्सेज हैं उनकी बात करेंगे, वायरस की बात करेंगे। रखते हैं दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।